जय हिंद बच्चों, प्री इंस्टीट्यूट क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग का जो बोर्ड का पेपर है काफ़ी अच्छा जा रहा होगा और आपका प्रीवियस साइंस का पेपर था, हमें पूरा उम्मीद है कि आप साइंस पेपर काफ़ी अच्छा किए होंगे, है ना। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर है एक सोशल साइंस का है और उसके बाद मैथ है। तो अब जो मेन टारगेट किए हैं मैथ पेपर के लिए किए हैं, है ना। मैथ में टोटल 13-14 चैप्टर्स हैं। मैंने पूरा चैप्टर को हम 1 बाय 1 करके पूरा थ्योरी के साथ तो नहीं इतना कम टाइम में पढ़ सकते हैं, लेकिन हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो हर बार किसी न किसी सेट में पूछा गया है, उन सवालों का हम चर्चा करेंगे और उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे जितना हो सके उतना मैक्सिमम और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम कवर अप करेंगे और हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर साल कभी ना कभी बोर्ड में पूछा हुआ है, हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारा जो मैथ में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, हम उसका पार्ट लेके आए हैं। इसके बाद सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, ऐसे करके हम लाएंगे और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको पहले देखा जाएगा और यदि टाइम बचा तो पूरा देख लिया जाएगा। यदि टाइम नहीं बचा तो फिर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट सवाल देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे और ये 100-200 के आसपास सवाल होंगे जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और यदि आप इन सवालों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से आप कुछ नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपका तैयारी है 60 में, 80 नंबर में आपकी तैयारी ये है कि आप 60 नंबर ला सकते हैं, 70 नंबर ला सकते हैं। तो ये लेक्चर देखने के बाद, पूरा सीरीज देखने के बाद डेफिनेटली आपका 10 से 15% मार्क इंक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें हम वो सारे सवाल कवर अप करेंगे जो बोर्ड में कई बार पूछा हुआ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, और इसमें हम 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल, सारे कैटेगरी के सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि चैप्टर 1 है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम रियल नंबर के सवाल देखेंगे। ठीक है, रियल नंबर में भी सबसे पहले हम देखेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चंस देखेंगे? 1 मार्क्स क्वेश्चन। पहले 1 मार्क्स देखा जाएगा, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल यही है कि द सम ऑफ, ध्यान से देखिए, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। कह रहा है कि 196 का जब प्राइम फैक्टर किया जाएगा तो जो उसके एक्सपोनेंट आएंगे उसका सम क्या होगा। ठीक है, ये सवाल देखने में जितना आसान है ना उतना ही थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जो बच्चे थोड़े कमजोर होंगे वो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके खोजने लगे कि आंसर कहाँ है आंसर का, और आंसर यहाँ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल में वो जो पूछ रहा है ना वो सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो चलिए इसको हम बताते हैं। और ये देखिए ये सवाल 2020 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। सवाल क्या है? 196। हमको 196 का फैक्टर करना है। किसका फैक्टर करना है? 196 का। तो 196 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 196 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 14। कोई दिक्कत? अब इस 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 2। और इस 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 7 7 2 बार है तो 7 के पावर 2 इंटू यहाँ 2 2 2 बार है तो ये हो गया 2 के पावर 2। अब देखिए 2 और 7 दोनों को दोनों प्राइम नंबर 96 है। देखिए ये 196 का 7 और 2 प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, जो 7 के पावर 2 और 2 के पावर 2 आया। तो अब सवाल ये कह रहा है ना कि सम ऑफ एक्सपोनेंट। सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब ये कि जो यहाँ 7 के पावर है 2 और यहाँ जो 2 के पावर 2 है इसका सम। तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 2 है, इन दोनों का सम कितना होगा? 4। तो यदि इन दोनों का सम 4 होगा तो जरा देखिए इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्या कहीं 4 दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिखेगा क्या? 4 दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक, तो एक बार सवाल करने से पहले आप देखिए लिखा क्या है, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में पकड़ हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज। ठीक है, कह रहा यदि हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो बताइए किसी भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है भाई, यदि कोई भी प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, यही सवाल है। अब देखिए सवाल कितना आसान है, और ये सवाल भी 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या कैसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से कटेंगे या फिर अपने नंबर खुद सेल्फ से कटेंगे। यदि हम कोई भी प्राइम नंबर लें, जैसे मान लीजिए हम 7 लेते हैं, तो 7 एक प्राइम नंबर है। यदि 7 का फैक्टर देखा जाएगा तो या तो 1 होगा या तो खुद इसका नंबर 7 होगा, है कि नहीं, 1 होगा या 7 होगा। यदि मान लीजिए कि हम 13 ले लें तो 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो या तो 1 होगा इसका फैक्टर या तो 13 होगा। कोई भी प्राइम नंबर लेंगे तो उसे केवल 2 ही फैक्टर आ सकते हैं, या तो 1 या तो 13। तो इसके कितना फैक्टर आएंगे, 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। किसी को डाउट है? बेहद आसान है, आप तुरंत इसको कर सकते हैं यदि आपका हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। ये सवाल में कोई नंबर दिया ही नहीं है। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। पहली बार देखने में लगेगा बेहद आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, हमें नंबर तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है। अब नंबर दिखाई दे तब तो आदमी कुछ करे, है कि नहीं। तो अब ये नंबर देखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं और ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये 2020 में तो है लेकिन स्टैंडर्ड में पूछा गया है, और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि जो बच्चे स्टैंडर्ड लिए हैं थोड़ा सा तो दिमाग लगा ही सकते हैं, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो यदि आपको प्राइम नंबर याद है तो कंपोजिट नंबर याद करना बेहद आसान होते हैं। बस इतना आपको याद होना चाहिए कि जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, है ना। जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, या हम कट का साइन लगाते हैं, मतलब प्राइम नंबर जो नहीं होंगे वही कौन से होंगे, कंपोजिट। जैसे ध्यान से देखिए, ये बताइए क्या 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो है। यदि 2 हमारा प्राइम है तो क्या ये कंपोजिट होगा, क्या नहीं। C फॉर कंपोजिट, P फॉर प्राइम। 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो हाँ भाई 3 प्राइम नंबर है। यदि ये प्राइम नंबर हो गया तो कंपोजिट होगा, क्या नहीं। अगला नंबर है 4th। 4th को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या 4th प्राइम नंबर है, तो इस बार 4th प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएंगे। भाई 4 का यदि फैक्टर लिखा जाए तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर जैसे ही मिला तो ये प्राइम के कैटेगरी से हट गया। ठीक है, अब यदि ये प्राइम नहीं है तो फिर क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। यही बात हम आपसे समझा रहे थे। ठीक है, कि जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, सवाल ये कह रहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट। अब हमको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का यदि कंपोजिट नंबर देखना है तो ध्यान से देखिए, हम इस पे बताते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको कंप्यूटर में समझ लीजिएगा आप लोग। अब 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होगा 10 से। इससे स्टार्ट होगा 10 से, क्योंकि 10 से पहले 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और ये सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल डिजिट हैं। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से। क्या 10 प्राइम नंबर है, क्या नहीं। यदि प्राइम नहीं है तो फिर ये क्या है, कंपोजिट है। तो 2 नंबर का तो हमको फर्स्ट कंपोजिट मिल गया, 2 डिजिट का। अब ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट 1 डिजिट की बात करते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो इसका आंसर तो हम यही बता दिए थे भाई, 1 डिजिट 1 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 2 3 ये तो प्राइम हो गए ना। इकलौता 4 ही ऐसा है जो कंपोजिट होगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 4। तो दिखाई दिया
इस स्टेटमेंट में भले कहीं भी नंबर नहीं दिया था, क्या इस स्टेटमेंट में कहीं भी नंबर दिया था? क्या इस स्टेटमेंट में कहीं भी नंबर नहीं दिया था, लेकिन हम हल्का सा दिमाग लगा के वो दो नंबर निकाल सकते थे कि पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या है? 4 है। अब आपको 10 और 4 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 10, 4। अब आपको जिस तरीके से एलसीएम निकालने आता है आप उस तरीके से एलसीएम निकाल दीजिए। हम सबसे आसान तरीका एक बता देते हैं कि 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 2 × 5। 4 का क्या हो सकता है? 2 × 2। अब यदि हमको एलसीएम निकालना तो सबसे पहले कॉमन खोज लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 हो गया। अब इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है तो बस लिख दीजिए एज इट इज, यहाँ का 5 यहाँ का 2, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 20। चेक करिए क्या ऑप्शन में कहीं 20 है? देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन में 20 कहाँ है? यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दिखाई दिया। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें कहीं भी नंबर दिया नहीं था, हमको नंबर पहले खोजना था दिमाग लगा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है HCF ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड LCM इज 162। किसी भी दो नंबर का HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 27 और LCM दे रखा है 162। कह रहा है इफ वन नंबर इज 54, कह रहा है कि इसमें से एक नंबर, हम मान लेते हैं कि पहला नंबर x है वो 54 है, तो कह रहा है कि सेकेंड नंबर बताइए y क्या होगा, है कि नहीं। अब ये सवाल बेहद आसान है और इस पे एक सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसके लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर x और y है। लेट फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर बी y। तो अब इन दोनों नंबर का एलसीएम ऑफ x, y इंटू HCF ऑफ x, y है ना। इन दोनों नंबर का एलसीएम और इन दोनों नंबर का HCF हमेशा बराबर होता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के x इंटू वाई के। बस यदि ये फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसी डाटा में हम बस रख देते हैं, इसी फॉर्मूले में डाटा को रखेंगे आंसर आ जाएगा। एलसीएम 162 था, HCF हमारा 27 था, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ठीक, इक्वल का साइन है तो इक्वल लगाइए। ठीक है, और x हमारे पास क्या था, तो x 54 था और y निकालना था। x 54 था और y निकालना था, है कि नहीं। अब यहाँ से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 54 मल्टीप्लिकेशन में इधर भेज देते हैं तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 162 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 54। ठीक है, अब यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका दो बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 और 54 टू बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 27 टू जा 54 और 162 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 81। मतलब सेकेंड नंबर कितनी थी, 81 थी। ऑप्शन में देखिए क्या कहीं 81 है क्या, देखिए यहाँ पे है, तो इसका ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 to 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए हम जो भी सवाल करा रहे हैं ना, किसी न किसी बोर्ड में पूछा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम मानते हैं कि एक एक नंबर के सवाल हैं तो थोड़ा आसान है, लेकिन इसमें ही आप ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल आसान नहीं था। कौन सा वाला, ये वाला आसान था क्या, नहीं। ठीक वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और एक बात और, हमारे कराने से पहले एक बार वीडियो को आप पॉज करके खुद कॉपी पे सॉल्व करिए। यदि आप मैथ करने बैठे हैं तो कॉपी कलम हाथ में होना ही चाहिए। आप भगवत गीता नहीं सुन रहे हैं कि दोनों हाथ हिलाते चल दिए भगवत गीता सुने, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी मैथ, तो यू हैव अ पेन एज वेल एज कॉपी, ताकि आप कॉपी और कलम का इस्तेमाल करके खुद सॉल्व कर सकें। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है, सॉल्व कर लीजिए। फिर जब हम आंसर इसका सॉल्व करेंगे तो वहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 to 5 को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है।
तो ध्यान से देखिए, हमको सबका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होता है। क्या करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होता है। तो ध्यान से देखिए, क्या 2 to 5 को हम 15 × 15 नहीं लिख सकते हैं? 15 × 15 कितना होता है? 225। लेकिन हमको मालूम है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। फिर यहाँ इस 15 को भी 3 × 5। अब देखिए 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम। 3 के यहाँ 3 2 बार आया तो 3 के पावर 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 5 के पावर 2। तो हम 2 to 5 को कैसे लिख सकते हैं? 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2। देखिए, इज देयर एनी ऑप्शन? यस इट इज। वेयर? हेयर, यहाँ पे है। ठीक है, यही है ना? हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है 2√3। अब 2√3 पूछ रहा है, बताइए क्या है? तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब रूट के अंदर यदि कुछ भी आता है तो ये हमेशा इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल। और 2 हमारा रेशनल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा हमको इरेशनल ही मिलेगा। इसका मतलब 2√3 क्या है? इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल काफ़ी आसान था। अच्छा, अब ये सवाल देखिए, ये भी थोड़ा सा सोचने वाला है कि कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड। कह रहा है कि p को हम ab² लिख रहे हैं एंड q को aq लिखा जा रहा है, वेयर a b बीइंग प्राइम नंबर। एलसीएम क्या होगा? तो कह रहा है कि एलसीएम ऑफ p, q बताइए। ठीक है, a b प्राइम नंबर है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमको कॉमन देख के लिखना है। तो कॉमन क्या है? यहाँ a और यहाँ a के पावर 3। यदि इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं? a × b और इसको a × b। तो जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे, एक ये a कॉमन दिखाई दे रहा है तो a लिख दीजिए, a यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक आपको यहाँ b कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये b लिख दीजिए। इसके अलावा जो भी बचा सब लिख दीजिए। तो यहाँ से b, यहाँ से a × a, तो a कितना हो गया? 1 2 3, तो ये हो गया a के पावर 3, और b कितना हो गया? 2, तो b के पावर 2, तो ये हो गया a3b2। मतलब a का क्यूब b का स्क्वायर। देखिए क्या ऑप्शन में कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, a3b²। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी एक अलग तरीके का ही सवाल है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, a = 2 के पावर 3 × 3, b = 2 × 3 × 5, c = 3 के पावर n × 5, और एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा है 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 × 5। अब कह रहा है कि बताइए जो यहाँ n है, ये n की वैल्यू क्या होगी? तो भाई देखिए, जो एलसीएम यहाँ दिया है यहीं से मालूम कर लेंगे। यदि यहाँ एलसीएम 2 के पावर 3 है, मतलब 2 के पावर 3 हर जगह होगा। यहाँ 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 हर जगह होगा। मतलब यहाँ पर भी इस n को किसके बराबर होना पड़ेगा? 2 के बराबर, तभी तो यहाँ 3 के पावर 2 आएगा, है कि नहीं? ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो इसका आंसर बेहद आसान था, बस थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि बताइए ये कंपोजिट नंबर क्यों है? अभी हम बताएं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो जरा सोचिए, क्या ये प्राइम नंबर है? देखिए लास्ट में 5 आया है। यदि लास्ट में 5 आता है तो इस बात का निशान ही होता है क्या कि 100% 5 से डिविजिबल है। यदि ये 5 से पूरी डिजिट मतलब डिविजिबल है। यदि ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसके जो फैक्टर होंगे मोर देन 2 आ जाएंगे। इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे? मोर देन 2। और यदि फैक्टर मोर देन 2 आ गया, इसका मतलब इट इज नॉट अ प्राइम, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हम लिख दिए हैं क्या कि द नंबर इतना इज divisible in 5, hence it is multiple of 5, therefore it is a composite number। तो अभी तक जो हम कर रहे थे ये 1 नंबर के सवाल थे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 2 नंबर के सवाल स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे हो गए 2 मार्क्स के अब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक,
हम फिर बता रहे हैं कि हम एक ही तरीके के क्वेश्चन नहीं ले रहे, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं और उस पे ही बेस्ट सारे सवाल आएंगे यदि आने होंगे तो, ठीक है। जैसे अब ये सवाल देखिए, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये क्या यही सवाल एग्जाम में छापेगा क्या? नहीं, बस डाटा चेंज कर सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इस पे बेस्ड हम न जाने कई सवाल बना सकते हैं, ठीक है। ये सवाल देखिए 2018 में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404। एक नंबर है, फर्स्ट नंबर है 404 और सेकंड नंबर है 96। कह रहा कि आप इसका क्या निकालिए, देखिए निकालना हमको पहले HCF है, उसके बाद इसका LCM निकालना है और हमको दूसरा ये प्रूफ करना है कि LCM इंटू HCF जो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर के बराबर होगा। तो पहला तो ये है और दूसरा हमको ये मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब ये चेक करना है कि यदि हम इसका LCM और HCF मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा यहाँ 2 नंबर आया है ना, HCF है, जो यहाँ 2 नंबर आया है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं, फिर LCM निकालते हैं, उसके बाद ये भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक। ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, वो 404 है और सेकंड नंबर y है, y को हम मान लीजिए 96 दिया हुआ है, 96, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। LCM निकालने से पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। x के फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर ऑफ x जो 404 है, यदि इसका फैक्टर करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम 4 इंटू 101 लिख सकते हैं। भाई 4 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो 404 आ जाएगा। 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और यहाँ 101, तो ये हो गया 2 के पावर 2 इंटू 101, ये आ गया 404 x का फैक्टर। ऐसे ही फैक्टर ऑफ y निकाल लेते हैं, फैक्टर ऑफ y 96 है, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को यदि हमको लिखना हो तो इसको हम 16 इंटू 6 लिख सकते हैं, 16 6 96, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और यहाँ 2 इंटू 3 तो था ही। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 2, कितना है 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 के पावर 5 इंटू 3। इसका मतलब कि जो y का फैक्टर है वो 2 के पावर 5 इंटू 3 है, दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या मालूम चल गया कि जो x है 2 के पावर 2 इंटू 101 है और जो y है, y कितना है 2 के पावर 5 इंटू 3, y कितना है 2 के पावर 5 इंटू 3। अभी हमको फैक्टर मालूम चल गया तो क्या हम LCM नहीं निकाल लेंगे क्या? तो LCM ऑफ एक्स वाई, LCM क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। तो 2 के पावर 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 2 के पावर 2 तो कॉमन है ही, ठीक है। अब यहाँ से बच गया 2 के पावर 3, ठीक, और यहाँ से बच गया 101 और यहाँ से बच गया 3, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 इंटू 101, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 चौक के 32, 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हो गया इंटू 101। अब 101 में 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 से करेंगे 96, यहाँ 1 से करेंगे तो 96। तो हमारा जो LCM है, LCM कितना आ गया 9696, ठीक है। अब इसका हम HCF निकाल लेते हैं यहीं पे, HCF ऑफ x, y। HCF क्या होता है, जो कॉमन होगा दोनों में। तो ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ क्या कॉमन है, 2 के पावर 2 और यहाँ पे भी 2 के पावर 2 होगा, तो केवल यहाँ का 2 के पावर 5 में
यहाँ के 2 के पावर 2 और यहाँ से केवल हम 2 लेंगे, है ना, तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो कहने मतलब 2 के पावर 2 हमारा HCF होगा जो कि 4 होगा। क्या होगा? 4। ठीक है, तो जो हमारा पहला सवाल इसमें पूछा था, पहला क्या पूछा था कि आप HCF और LCM बताइए, तो HCF 4 आ गया और LCM कितना आ गया? 9696। अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं कि LCM HCF को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। LCM इंटू HCF ये किसके बराबर लाना है? X इंटू वाई के बराबर लाना है। ठीक है, LCM कितना आ गया? हमारा LCM आया था 9696। ध्यान से देखिए, यहाँ पे LCM 9696 और HCF 4। तो LCM 9696 और HCF 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर। और दो नंबर कौन कौन से थे? तो X था हमारा 404 और Y था 96। 404 96, तो X हो गया 404 और Y हो गया 96। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या दोनों बराबर आ रहा है क्या? इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, कैरी 2, फिर 4 से करेंगे तो 4 9 36 37 38, कैरी 3, फिर 6 चौके 24 25 26 27, कैरी 2, फिर 4 9 36 37 38। ये कितना आ गया? 38784। सिमिलरली अब इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 404 का, तो ये भी सेम डाटा आएगा 38784। तो दिखाई दिया ये दोनों बराबर हैं, LHS इज इक्वल टू RHS है, हेंस ये बात हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये 2 नंबर का सवाल था, इसलिए थोड़ा सा लंबा था, बाकी था बेहद आसान। ठीक है, तो यहां तक यदि किसी को डाउट है तो बोले, पूछेगा जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है, अच्छा ये ऐसा सवाल है जो बेहद आसान होता है। ठीक है, इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी हम बता देते हैं। पहले सवाल बता दें कि चेक वेदर 4 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर और नॉट। सवाल ये है कि बताइए क्या 4 के पावर n, अब n के प्लेस पे आप कुछ भी ले लीजिए, n के प्लेस पे आप 1 ले लेंगे तो ये वैल्यू आएगा 4, n के प्लेस पे आप 2 ले लेंगे तो ये वैल्यू आएगा 16। ठीक है, ऐसे 4 के पावर 3 लेंगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी, ऐसे ही कुछ आएगी। तो 1 2 3 मैक्सिमम हमको 5 6 तक याद रहेगा, लेकिन केवल 1 2 3 4 जितना याद है केवल उतना ही थोड़े ले सकते हैं। यहाँ 4 के पावर हम 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए ना, और आपको बताना है कि कैलकुलेट करने पे क्या लास्ट में 0 आएगा क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्या, जरा 10 को देखिए, यदि आप 10 को फैक्टर करेंगे ना तो 2 इंटू 5 आएगा। कितना आएगा? 2 इंटू 5। ठीक है, इसका मतलब कि यदि आप किसी भी डिजिट के अंत में 0 देखना चाहते हैं तो वहां 2 और 5 का मिनिमम एक पेयर होना चाहिए। यदि 2 और 5 का एक पेयर है तो लास्ट में पक्का एक 0 मिलेगा, है ना। 2 इंटू 5 का यदि ये एक पेयर है तो 1 0 मिल जाएगा, है ना। यदि ये 2 पेयर है मतलब 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 है तो फिर हमको 2 0 लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक, और यदि 3 है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, तो फिर हमको कितने मिल जाएंगे? 3 0 मिल जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये 10 होगा, देखो लास्ट में एक 0 मिला। ये 100 होगा, लास्ट में 2 0 मिला। ये क्या होगा? 1000 होगा, देखो लास्ट में 3 0 मिला। तो ये जितना पेयर होते हैं ना उतना 0 नंबर ऑफ 0 लास्ट में मिलेगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल है कि बताइए क्या 4 के पावर n में कहीं भी 0 आएगा क्या? क्या लास्ट में 0 आएगा क्या? तो जरा ध्यान से देखिए, 4 के पावर n है,
4 के पावर n को हम 2 इंटू टू, भाई 4 को 2 इंटू टू लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू टू के पावर n हो गया। क्या इसमें कहीं भी आपको 5 दिखाई दे रहा है? इज देयर एनी? क्या यहाँ पे आपको 5 दिखाई दे रहा है क्या? देखिए भाई जरा ध्यान से देखिए, किसी को 5 दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे 2 इंटू टू के बगल में, जब यहाँ 5 है ही नहीं तो फिर क्या कब 10 का फॉर्मेशन अंदर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या 0 आएगा? नहीं आ पाएगा। बेहद आसान है। तो कहने का मतलब यहाँ 5 ना होने के कारण आप n की वैल्यू 1 लीजिए, चाहे 1 लाख लीजिए, चाहे 1 करोड़ लीजिए, कभी भी इसको सॉल्व करते समय लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही सवाल को और क्या करता है ना, बस डाटा चेंज कर देता है। डाटा क्या चेंज करता है? वो 4 के पावर n हो गया, पूछ देगा 6 के पावर n में बताइए क्या 0 आएगा क्या? 5 के पावर n में बताइए क्या लास्ट में 0 आएगा क्या? और पूछ देगा, नॉर्मली कोई भी सवाल देके पूछ देता है, बताता है कि पूछिए, मतलब पूछता है कि बताइए क्या एंड में 0 आएगा या नहीं। तो बस यदि आपको चेक करना है तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि 2 इंटू 5 के जितने पेयर होते हैं उसी हिसाब से 0 आते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट भी लिख दिए हैं, तो आप बड़ी आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। तो ये आया हमारा नेक्स्ट सवाल। अब देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला सवाल है ना। अब इस तरीके के सवाल में क्या किया जाता है ना कि मतलब 90 से 95% क्वेश्चंस नहीं होता है कि यदि कहीं स्मॉलेस्ट लिखा है, यदि कहीं स्मॉलेस्ट लिखा है तो आपको एलसीएम निकालना होता है, और कहीं यदि लार्जेस्ट लिखा है, ठीक है, तो एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, और इस टाइप के सवाल ऐसे हैं जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में भर भर के दिया है, और मैक्सिमम एग्जामों में यही सारे सवाल दिए जाते हैं, खासकर प्री बोर्ड में, है ना। तो चलिए हम इसको कराते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम, क्योंकि लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो लिस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जहां भी ग्रेटेस्ट होगा वहां एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन ये पूरे सवाल में लागू नहीं होता है, केवल 90% सवालों में, है ना। तो आप भी जरा सोच के बताइए ना, क्या 90% नंबर आ जाए तो खराब है क्या? पर जो सवाल आप छोड़ने के नौबत में थे वो सवाल कम से कम दिमाग में करने का एक आइडिया तो आ गया कि हाँ हाईएस्ट होगा तो एचसीएफ निकाल देंगे, लोएस्ट होगा तो एलसीएम निकाल देंगे, कम से कम 2-3 नंबर लेकर तो आएंगे। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है कि नहीं। चलिए करके देखते हैं इसमें क्या लिखा है, समझते हैं। कह रहा है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड इतना रिस्पेक्टिवली। लेंथ दे रखा है, लेंथ दिया है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है, ब्रेथ दिया है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है कितना 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। देखिए लॉन्गेस्ट रॉड दिखाई दिया, यही हम कह रहे थे, यदि लॉन्गेस्ट लिखा है तो कौन सा, एचसीएफ, लार्जेस्ट, समझ में आया। दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। इसका मतलब हमको लेंथ ब्रेथ हाइट का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बहुत छोटा सा सवाल हो गया, लेकिन एक बात और, इस सवाल में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट यहाँ पे ये है, ये मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर। अब आप सारे डाटा को किसी एक में चेंज करना होगा तभी काम बन पाएगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। हम क्या करते हैं, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में 800, तो 800 प्लस 50 कितना ये हो जाएगा, 850 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हमारा ब्रेथ है, ये 6 मीटर है तो 600 और 25 625 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे 4 मीटर एंड 75 तो 475 सेंटीमीटर। तो हमने डाटा को सबसे पहले किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में चेंज किया। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, हम नेक्स्ट पेज पे इसका एलसीएम निकालते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, लेंथ है 850, लेंथ है 850,
सेंटीमीटर, ब्रेथ है 625 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 475 सेंटीमीटर, 475 cm। cm मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं समझिएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। सारा खेल तो फैक्टर का ही है, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम 10 × 85 लिख सकते हैं या नहीं, सोच के बताइए, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को तो हम 5 × 2 लिख सकते हैं। देखिए हमको कब तक फैक्टर करना है, जब तक कि हमको प्राइम नंबर ना मिल जाए, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर मिल जाएगा वैसे काम हो जाएगा। 85 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, भाई 85 को लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 से ही काट देते हैं, तो 5 × क्या लिख सकते हैं, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 बार में जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5 × 17, और 5 2 बार आया है, इसका मतलब 5 के पावर 2, ध्यान से देखिए, 5 के पावर 2 × 2 × 17, ये हो गया इसका फैक्टर। ऐसे ही 625 का फैक्टर देखते हैं। 625 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 × 25, इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, और इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, 5 के पावर 4 हो गया, 5 के पावर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 25 × ये कितनी बार में जाएगा, डिवाइड करके हम देख लेते हैं 25 से, तो 25 × 1 = 25, 7 से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 5। अब ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, 2 2 5, मतलब 25 × 18 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, और इस 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया 5 के पावर 2, इस 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2। तो हम ये फैक्टर निकाल दिए। अब हमको करना क्या है, HCF निकालना है। क्या, HCF ऑफ LBH। अब ध्यान से देखिए, जो कॉमन होगा वही आएगा। तो यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 × 5 के पावर 2 तो लिख ही सकते हैं। मतलब 5 के पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 के पावर 2 ही इसका HCF हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो समझ में आया है। देखिए सवाल थोड़ा सा बस सोचने वाला था, क्या कि लॉन्गेस्ट है तो हमको क्या निकालना होगा, HCF। और ये दोनों अलग अलग यूनिट है, तो एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद जाकर हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5√6 इरेशनल नंबर है, इसको आप प्रूफ करिए। अब देखिए ये इकलौता ऐसा सवाल नहीं आता है, ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में पूछता है क्या, बोलेगा कि 5√6 को इरेशनल प्रूफ करिए, ठीक है। 2√2 + 5 को इरेशनल प्रूफ करिए, या फिर 2√6 - 2√5 को इरेशनल प्रूफ करिए। तो इस तरीके के जितने भी सवाल आते हैं सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। तो यदि आप इसका सोल्यूशन देख लेते हैं तो ठीक वैसे ही सबका सोल्यूशन होना है, किसी में अंतर नहीं है, बस डिजिट चेंज कर देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हम इसको करते कैसे हैं। हम जैसे हमको ये प्रूफ करना है कि 5√6 इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम करते क्या है, हम शुरुआत में ये एज्यूम करते हैं कि लेट 5√6 इज अ रेशनल नंबर। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। और यदि ये रेशनल नंबर है तो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये तो होता ही है। और दूसरा हम ये भी लिख देते हैं कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड P, Q is a co-prime number,
नंबर। इतनी बातें आपको लिखनी ही लिखनी होंगी, ठीक। अब इसके बाद हम बड़ी आसानी से क्या कह सकते हैं कि 5√6 को हमने यदि रेशनल माना था तो ये p/q के बराबर होगा कि नहीं, सोच के बताइए। यदि ये p/q के बराबर है तो अब 5 को हम इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √6 इज इक्वल टू p/5q। अब जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे, हमको मालूम है कि √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। मतलब ये डाटा ये कह रहा है कि जो √6 है ये रेशनल के बराबर है। अब आप ही बताइए, क्या कभी भी √6 हमारा एक इरेशनल है? क्या इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर हो सकता है क्या? ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। हेंस इसका मतलब जो हमने शुरुआत में एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि 5√6 इज अ रेशनल नंबर, ये एजम्पशन हमारा गलत है। तो लास्ट में हमको लिख देना है कि हेंस आर एजम्पशन इज wrong. Therefore 5√6 is a irrational number। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो हमको ऐसे ही करना है। अभी हम आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं? 3 मार्क्स। हम आपको क्या बोले थे शुरुआत में ही बोले थे कि हम 1 मार्क्स से क्वेश्चन देखेंगे, 2 मार्क्स से क्वेश्चन देखेंगे और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो हम 3 मार्क्स से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 48 member in a parade. The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number? देखिए ये फिर से एक स्टेटमेंट वाला सवाल है और यहाँ देखिए मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, यदि ये सब टर्म आते हैं तो ये केवल एक ही बात चिक कहना चाह रहे हैं कि हमको पहचान लो कि HCF निकालना है। यदि अभी भी नहीं पहचान पाए तो फिर गया 2-3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, समझ सकते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा पुराना है भी नहीं, 2020 में आया हुआ है, ठीक। तो चलिए इसका मतलब हमका क्या निकालना है, इसका HCF निकाल देना। बहुत भलुआ सा सवाल हो गया। फर्स्ट नंबर x हम मान लेते हैं 612 हो गया, सेकेंड नंबर y 848 हो गया, HCF निकाल देते हैं। 612 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 17 इंटू 36 लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया 17, 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, ये हो गया 17। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और इसको 2 इंटू 3, ठीक। तो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसका एलसीएम 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 4 12 48। इस 12 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4 इंटू 3 और इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो ये हो गया HCF फैक्टर। अब देखते हैं क्या क्या इसमें कॉमन है। तो देखिए यहां से एक 2 कॉमन मिला, ठीक है। अगला कॉलम कॉमन हमको ये 2 मिल गया, एक हमको 3 कॉमन मिल गया, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। इसका मतलब जो HCF होगा x, y का वो क्या होगा, 2 आया है 2 बार और 1 बार 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोले, है ना। देखिए भले स्टेटमेंट लंबा था लेकिन बस हम कहे थे ना कि 90 से 95% सवाल में आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा लैंग्वेज वाले सवाल में, तो आपको उस हिंट से पकड़ना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 3 सवाल हैं, हम क्या आपको बताए हैं। पहला सवाल ये कह रहा है, हम आपको इसलिए अभी इसको ठीक पहले ये सवाल बताएं कि यदि √5 इरेशनल है तो प्रूफ करिए कि ये भी क्या होगा, 2√5 - 3 भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक। वैसे ही कह रहा है कि यदि √3 इरेशनल है तो प्रूफ करिए कि इरेशनल होगा, 2 + √3/5 भी क्या होगा, इरेशनल होगा।
कह रहा है कि यदि √3 इरेशनल है तो प्रूफ करिए क्या 5 + 2√3 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। समझ में आया? तो सब क्वेश्चंस के करने का तरीका एक ही है क्या। अब इसमें से कोई हम एक कर देते हैं, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तीनों सवाल कर लेंगे, ठीक है। इसमें से हम कोई भी एक कर देते हैं, चलिए तीसरा वाला ही कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमको ये प्रूव करना है कि 5 + 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम शुरू में एज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल है। हम शुरू में क्या एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। यदि ये रेशनल नंबर है तो किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा p/q के, है ना। अब 5 को हम उधर भेज देते हैं तो 2√3 किसके बराबर हो गया, p/q -5, ठीक। अब यदि इधर हम एलसीएम ले लें तो ये हो गया p/5q और नीचे q। अब 2 को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, √3 = p - 5q/2q। अब ध्यान से देखिए, √3 क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि इरेशनल है। दिखा, ध्यान से देखिए, √3 क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि इरेशनल है। तो ये तो हमारा इरेशनल हो गया, ये तो हमारा इरेशनल हो गया, और ये क्या बोल रखा था कि रेशनल है। भाई ये तो पूरा रेशनल ही है कि नहीं। अब बताइए क्या इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं, है ना। इसमें क्या लिख देंगे कि हमारा जो एजम्पशन है, जो हमने शुरू में लिया था कि रेशनल के बराबर है, वो एजम्पशन हमारा इनकरेक्ट है और ये रेशनल नहीं इरेशनल है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, ये 3 सवाल और तीनों सवाल कभी ना कभी किसी न किसी सेट में पूछा हुआ है, समझिए इस बात को। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। अब कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर है, एक है 306 और एक है 657। कह रहा है कि अब वो छोटा से छोटा नंबर सर्च करिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब आप ही बताइए ना, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर क्या चीख चीख के कह रहा है, ये हमको क्या संकेत दे रहा है कि बाबू एलसीएम निकाल लीजिए और नंबर पाइए, अच्छा नंबर लाइए, घर जाइए, मिठाई खाइए और मिठाई बांटिए, है कि नहीं। अब यदि आप ये नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर कहाँ से अच्छा नंबर आ पाएगा आप लोग का। खैर, लेकिन आप लोग मेहनती हैं, जरूर आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ध्यान से देखिए, निकाल देते हैं इसका। सबसे पहले फैक्टर कर देते हैं, है ना। 3 × 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 51, ठीक है। अब ये हो गया 6, 51 को हम लिख सकते हैं 3 × 17, ठीक है। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 17, ठीक है। ऐसे हम 6, 5, 7 देख लेते हैं। 7 को हम 9 × 73 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 × 73। अब 73 तो भाई हमारा प्राइम नंबर हो गया, बच गया 9। 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं और बगल में 73। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ x, y। तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। तो देखिए, क्या 2 नीचे है, नहीं है। यहां देखिए एक 3 कॉमन मिला तो एक 3 लिख देते हैं। यहां पे एक 3 कॉमन मिला तो ये 3 लिख देते हैं। अब ऊपर बच गया 2 × 17 और नीचे बच गया 73। अब यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये अप्रॉक्स जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना, ये जो डाटा आएगा अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 306 भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा और ये भी डिवाइड करेगा। समझ में आया। तो इसका आंसर आ जाएगा 22338। समझ में आया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं सारे सवाल एक बार खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद ही अब यहाँ पे आने की कोशिश करिएगा, है ना। ठीक, फंस जाता है तो फिर तो सामने हम बता ही रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलिए एक बार फिर हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं लैंग्वेज वाले, ठीक।
चलिए इसको ध्यान से देखिए, 144 कैरेट ऑफ कोक कैन एंड 90 कैरेट ऑफ पेप्सी कैन are to be stacked in a canteen if each stack is of the same length and its equal contain of the same drink, what would be the greatest number of cartoon stack would have? Greatest number दिखाई दिया। सवाल 1 2 3 4 5 लाइन का है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर ने क्या किया, इसको बेहद आसान बना के हमको ये बता दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए और फिर से अच्छा नंबर लाइए, घर जाइए, मिठाई बांटिए और मिठाई खिलाइए, है कि नहीं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक नंबर हो गया 144, दूसरा नंबर क्या हो गया 90। अब हम एलसीएम निकाल इसका फैक्टर करते हैं तो 144 को 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और इस 12 को भी 6 इंटू 2। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यहाँ पे इस 2 को रहने देते हैं, इस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और यहाँ पर तो एक 2 है ही, ठीक। ऐसे 90 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। चलिए भाई अब इसका HCF निकाल देते हैं हम लोग। HCF ऑफ x, y। तो ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक कॉमन मिला, यहाँ लिख दिए। अगला यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। चलिए भाई 2 कॉमन मिल गया, एक 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ पर भी है, दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन हो गया। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, नीचे 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन इतना लंबा है लेकिन छोटा सा दिया, आपको एक छोटी सी बात पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, ये सवाल ये है कि 3 बेल रिंग इंटरवल ऑफ इतना मिनट रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट रोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल देयर नेक्स्ट विल टुगेदर। कह रहा है कि 3 सुइयां हैं जो 9 12 और 15 मिनट पर रिंग करती हैं, यदि तीनों को किया जाए तो बताइए कब तीनों एक साथ रिंग करेंगी, है ना। तो ध्यान से देखिए इस तरीके के केस में ना, जब भी कि सेम टाइम पर रिंग करने का सवाल पूछे, चाहे सेम टाइम पे प्लेयर्स का मिलने का सवाल पूछे, तो उसमें हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एलसीएम। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा 9 है, सेकेंड नंबर 12 है, थर्ड नंबर 15 है। 9 का फैक्टर 3 इंटू 3, 12 का फैक्टर 2 इंटू 6, तो ये हो गया 2, और 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 15 का फैक्टर 3 इंटू 5। अब यदि हमको एलसीएम निकालना हो तो क्या हो सकता है 9 12 15, है ना। यदि इसका एलसीएम निकालना तो देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो एक तो 3 कॉमन मिल गया, उसके बाद हमको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ से बच गया 3, इस 3 को लिख दीजिए, यहाँ से 2 2 जा 4 बच गया, और यहाँ से 5 बच गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और इधर से 20, 9 इंटू 20, तो 9 2 जा 18, 180 मिनट। इसका मतलब 180 मिनट बाद वापस वो क्या करेगा, रिंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 3 नंबर के सवाल हैं, ठीक है। 3 नंबर के सवाल में ऐसे स्टेटमेंट वाले पूछ सकते हैं, या फिर हाँ स्टेटमेंट वाले पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर ये स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना, या फिर इस टाइप का। अच्छा इस टाइप के सवाल में, इस तरीके के सवाल में एक दो सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कि हमको ये कह देता कि ये प्रूफ करिए कि √2 इरेशनल है ना, ये प्रूफ करिए कि √5 इरेशनल है। बस कुछ भी √7 लिख सकता है, कुछ जो मन करे वो रूट के अंदर लगा सकता है, यहाँ पे 8 लगा सकता है, प्रूफ करिए इरेशनल है। तो ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबका सॉल्यूशन एक ही है। शुरुआत में क्या करना है, रेशनल सपोर्ट कर लेना है कि लेट इट इज अ रेशनल नंबर, उसके बाद p बाई q के बराबर होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, p q को प्राइम नंबर है, उसके बाद हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है।
तो हम चैप्टर 1 के 1 नंबर के सवाल देख लिए, 2 नंबर के सवाल देख लिए और 3 नंबर के, ठीक है। अब इसी में अलग अलग डाटा चेंज करके सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले सारे सवाल आपसे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उस पार्ट में हम मैथ का ही चैप्टर 2 लेकर आएंगे और उसके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। धन्यवाद।